हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्टनरशिप चैप्टर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस पे अपना ग्रिप बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, एक्चुअली गुडविल क्या होता है। ठीक है सर, गुडविल क्या है? द आंसर इज द गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एन बिजनेस। गुडविल क्या है? गुडविल एक बिजनेस का रेपुटेशन है। ठीक है, रेपुटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? रेपुटेशन का मतलब है उसका जो वैल्यू है इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, है ना। इन आइज ऑफ कस्टमर्स उसकी जो वैल्यूज हैं, है ना, जिसके कारण उसके कस्टमर्स उसके साथ जुड़े रहते हैं और वो नॉर्मली मार्केट में अदर सिमिलर बिजनेस से ज़्यादा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाता है, अपने लिए ज़्यादा कस्टमर क्रिएट कर पाता है। वो उसकी रेपुटेशन ही उसकी गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल से सर फ़ायदा क्या होता है? जो बिजनेसेस अपनी अच्छी गुडविल रखते हैं, जिनकी अच्छी रेपुटेशंस होती हैं, वो बिजनेस मार्केट में अदर बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो गुडविल क्या है? चलिए, goodwill is the value of the reputation of the firm in respect of the profit expected in the future over and above the normal profit earned by the similar firm in the industry। ठीक है, गुडविल क्या है? गुडविल किसी बिजनेस की रेपुटेशन है जिसके कारण वो क्या करता है, वो जो नॉर्मल इंडस्ट्री में बाकी के बिजनेसेस हैं उनके कंपैरिजन में ओवर एंड अब प्रॉफिट कमाता है या कमाने की क्षमताएं रखता है। मतलब फ्यूचर में भी वो अभी जो हालात हैं उसके अनुसार वो फ्यूचर में भी अच्छे प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, गुडविल रिप्रेजेंट द ब्रांड नेम, द लॉयल कस्टमर बेस, द रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्यू टू विच द फर्म अर्न मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? ठीक है, जैसे कि हर पर्टिकुलर टर्म का अकाउंट में एक नेचर है, ठीक है, इसी तरीके से गुडविल का एक नेचर है। तो वी हैव टू ट्रीट द गुडविल एज इन अकाउंटिंग टर्म्स एज एन असेट्स। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स में हम गुडविल को क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। यानी कि एन अकाउंट्स द गुडविल इज टर्म्ड एज एन असेट। सर असेट कैसे मानते हैं? देखिए, एसेट की डेफिनेशन क्या है? वो कोई भी ऐसी टर्म जिसका बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट हो, वो बेनिफिट मनी की फॉर्म में कन्वर्टेबल हो, मेजरेबल हो और जो फर्म के कंट्रोल में हो। ठीक है, वो फर्म की क्या है? एसेट है। तो गुडविल फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जो बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं और ये फर्म के कंट्रोल में भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ फिजिकल असेट्स। ठीक है, गुडविल कोई फिजिकल असेट्स नहीं है, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, यानी कि ना ही तो गुडविल को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सीन किया जा सकता है। ठीक है, गुडविल केवल आपकी परफॉर्मेंस से पता लग सकता है। ठीक है, डिस्पाइट दिस वी ट्रीट इट एज एन इंटेंजिबल असेट बिकॉज वी ड्राइव सम वैल्यू फ्रॉम इट। ठीक है, क्योंकि इससे हमें वैल्यू मिलती है, इसीलिए एसेट से। हाँ, क्योंकि ये फिजिकल सब्सटेंस नहीं रखता, इसीलिए फिजिकल असेट तो नहीं है, बट हम इसको इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आया गुडविल क्या है? गुडविल सर इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, क्लियर है? गुडविल को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। दो तरीके से हम गुडविल को काउंट कर सकते हैं। एक है परचेज्ड गुडविल और दूसरा है इनहेरेंट गुडविल, जिसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? ठीक है, देखिए, परचेज गुडविल का मतलब है, अगर मान लेते हैं किसी बिजनेस की नेट असेट्स 10 लाख रुपए की हैं। ठीक है, किसी बिजनेस की नेट असेट्स 10 लाख रुपए की हैं। नेट असेट किसे कहते हैं? टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो किसी बिजनेस की नेट असेट 10 लाख रुपए की, यानी कि अगर उस बिजनेस की सारी असेट्स बेचकर लाइबिलिटी चुका दी जाए तो अभी उसकी कितनी वैल्यू रहेगी? उसकी नेट वैल्यू रहेगी 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आप उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए 12 लाख रुपए देने के लिए
तैयार हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप उस बिजनेस को एक्वायर करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी मार्केट में एग्जिस्टिंग रेपुटेशन हो सकती है, उसका एक बहुत हम कहेंगे आइडेंटिफाइड प्लेस हो सकता है ना, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा कारण है, ठीक है ना, एक ब्रांड है मार्केट में, उसका जो भी कारण है उसके कारण आप उस बिजनेस के 12 लाख रुपए देकर उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बिजनेस को जब एक्वायर करेंगे तो आपके पास नेट असेट तो आएगा 10 लाख रुपए का, लेकिन आप पेमेंट कितना करने के लिए तैयार हैं, 12 लाख रुपए का। तो जो हम 2 लाख रुपए का एक्सेस पेमेंट जो कर रहे हैं ना, हाँ वो क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 लाख रुपए का किसी बिजनेस को एक्वायर करते समय उसकी नेट असेट से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन के कारण, जिसके हम फ्यूचर में बेनिफिट्स फील कर रहे हैं। ठीक है, जिसके हमें लगता है फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, किस फॉर्म में होंगे, इन एक्सेसिव प्रॉफिट। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेसिव प्रॉफिट, किससे एक्स्ट्रा, नॉर्मल बिजनेस। अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करके इस पोजीशन पे जाते हैं तो इसमें काफ़ी एफर्ट्स और टाइम लगेंगे, और हमें लगता है ये रनिंग बिजनेस है जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल बिजनेस से भी अच्छा प्रॉफिट हमें देगा। तो इसी प्रॉफिट की वैल्यू के बदले हम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो हम उस बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी एक्वायर करते हैं, तो नेट असेट के ऊपर जो भी अबव द नेट असेट्स हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट हम किसके लिए कर रहे होते हैं, गुडविल के लिए। ठीक है, और इस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, इस गुडविल को हम परचेज गुडविल बोलते हैं, क्योंकि इसको हमने पे कर कर, पेमेंट कर कर, कंसिडरेशन पे कर कर एक्वायर किया है। ठीक है, क्लियर है। परचेज गुडविल हमने जनरेट नहीं की होती, परचेज गुडविल हमने किसी से परचेज की होती है। ठीक है, क्या सर हमारी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हाँ रिकॉर्ड करेंगे। आप सोचिए कि आपके पास में नेट असेट आया 10 लाख रुपए का और आपने पेमेंट किया 12 लाख रुपए का, जर्नल एंट्री जस्ट सोचिए दिमाग में, सर असेट्स आएगा, हाँ तो एंट्री में असेट अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, या नेट असेट्स मैंने बोला तो नेट असेट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, ओके डेबिट किया, यस सर। अब टू बैंक है ना, क्रेडिट में क्या डाला, टू बैंक, हमने क्रेडिट में डाला टू बैंक, कितना, 12 लाख रुपए। तो सर ये एंट्री तो बैलेंस ही नहीं कर रहा है, हाँ क्योंकि डेबिट 10 है और क्रेडिट में 12 है। तो आप कंसीडर करिए कि आपके पास कोई और असेट आई, हो सकता है कि वो फिजिकल असेट्स ना हो सकता है कि वो आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, आप कंसीडर करिए, यस सर हमारे पास उस गुडविल का ब्रांड आ गया, या हमारे पास उस गुडविल की एक फेवरेबल लोकेशन आ गई, या हमारे पास उस बिजनेस के, सॉरी मैं गुडविल बोल के शायद, उस बिजनेस के जुड़े हुए कस्टमर्स आ गए जो हमें फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। हाँ तो ये क्या है, ये वो पेमेंट है जो आपने फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए किया है, तो इसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं, और इसी को हम एक इंटेंजिबल असेट्स की फॉर्म में बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब एंट्री बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास में डेबिट में एक और असेट आई है जो अभी तक आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो वो असेट है गुडविल। नाउ द एंट्री शुड बी, है ना, नेट असेट डेबिट 10 लैक्स और गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लैक्स टू बैंक 12 लैक्स। ठीक है, क्लियर है क्या। तो परचेज गुडविल क्लियर है, वो गुडविल जिसको हमने कंसीडरेशन पे कर कर, कंसीडरेशन हो सकता है कैश में दिया हो सकता है क्लाइंट्स में दिया हो, कंसीडरेशन पे कर कर एक्वायर किया है। ठीक है, क्या सर इसको बुक्स में लिखेंगे, मैंने अभी बताया अगर बुक्स में नहीं लिखोगे तो आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे, आप पेमेंट कैसे करोगे, आप बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हमें कहीं ना कहीं रूल्स भी दिए गए हैं। तो पैरा 36 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, क्या कहता है, ये फिक्स असेट्स के लिए स्टेटेड दैट ओनली परचेज्ड गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यानी कि अगर आपने परचेज की है गुडविल तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एक्चुअली इंटेंजिबल असेट्स को डील करता है, और इंटेंजिबल असेट्स की अकाउंटिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता है, और AS 10 फिक्स असेट्स के लिए बताता है। ठीक है, क्लियर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल असेट्स प्रेस्क्राइब्ड
that purchase goodwill should be recognized in the books of account and written off द अर्लीस्ट। ठीक है, क्लियर है? यानी कि इसको हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे और इसको राइट ऑफ भी करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एक असेट को लिखते हैं वैसे लिखेंगे, जैसे एक असेट्स का डेप्रीशिएशन चार्ज होता है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, बेनिफिट्स कम होते जाते हैं, इसी तरीके से गुडविल को भी हम लिखेंगे और जैसे जैसे वो प्रॉफिट्स हम रियलाइज कराते जाएंगे उतना हम गुडविल को अमोर्टाइज करते जाएंगे। ठीक है, हम आगे इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, मैंने जो अभी बताया था कि एक ए ने बी का बिजनेस एक्वायर किया है, कंसिडरेशन उसने पे किया है 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर असेट्स हैं उसकी टोटल 20 लाख की, लेकिन लाइबिलिटी है 12 लाख रुपए की। तो 20 लाख की टोटल असेट है ना, और 12 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं, तो नेट असेट कितना रहेगा? अगर हम 20 लाख की असेट और 12 लाख की लाइबिलिटी किसी को एक्वायर करेंगे तो अपने पास नेट असेट कितना आएगा? केवल 8 लाख आएगा। 8 लाख की नेट असेट के लिए हमने कितना पे किया? 8 लाख की नेट असेट के लिए हम रेडी हैं टू पे 10 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 लाख हम पे कर रहे हैं वो क्या है? वो सर हम गुडविल का पे कर रहे हैं। दिस इज अवर परचेस्ड गुडविल। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल मैंने कवर किया है। ये हमारे नॉर्मल से एक्सेसिव प्रॉफिट के लिए हम पे करते हैं, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हमने कैश या काइंड्स में कंसिडरेशन पे किया होता है और ये हमारा इंटेंजिबल असेट्स होगा और इसको हम इन द फ्यूचर ईयर अमोर्टाइज भी करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्सपर्टाइज इन बिजनेस, धीरे धीरे हम बिजनेस में इनिशियल लेवल से चलते चलते एक्सपर्ट लेवल पर आ जाते हैं और जिस कारण मार्केट में हमारा एक अच्छा फेम बन जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी का बने, बट कई लोगों का एक अच्छा मार्केट फेम बन जाता है, कई बिजनेस अपना अच्छा मार्केट फेम बना लेते हैं। वो उनका ब्रांड है, वो उनकी फेवरेबल लोकेशन है, वो उनका अच्छा मैनेजमेंट है, वो उनका कोई अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, या वो उनकी अच्छी सर्विसेज या अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं जिसके कारण उनको लोग पसंद करते हैं। उनके पास लॉयल कस्टमर का एक बड़ा बेस है जो रेगुलर उनके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिस कारण उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट को लेकर कोई रिस्क नहीं है और उनके प्रॉफिट रेगुलर बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे बिजनेसेस जो हमने अपने एफर्ट से तैयार किए हैं और जिनमें हम फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कमाने की एक्सपेक्टेशंस दिखाई देती हैं, ठीक है, कमाने की हमें सर्कमस्टांसेस दिखाई देती हैं, तो वो बिजनेस जिनमें हमने अपने बूते पर, अपनी खुद की मेहनत पर, अपनी इंटेलेक्चुअल्स को यूज़ कर इस तरीके के अरेंजमेंट क्रिएट किए हैं, ठीक है, जिससे हम बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, कितने अच्छे? नॉर्मली उस बिजनेस को करने वाले और लोगों से एवरेजन अच्छे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमने अपने बिजनेस में क्या क्रिएट किया है? गुडविल क्रिएट किया है। ठीक है, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि हमने बिजनेस में गुडविल क्रिएट किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इस गुडविल को हम क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो किसी बिजनेस ने अपने लिए खुद जनरेट की है, जो हमने कहीं से परचेज नहीं की है, जिसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया है, नाइदर इन कैश नॉर इन काइंड्स। ठीक है, क्लियर है? ये सारी बात मैंने कवर की है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल है सर, इसकी जर्नल एंट्री होती है। ओके, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप करके देखिए। अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में लिखेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या लिखेंगे? अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में लिखेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? सोचिए सर, हम एंट्री करें गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ, सेट है, डेबिट करो, ठीक है, चलेगा। 2, अब क्रेडिट में क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, मैंने गुडविल को डेबिट किया, अब क्रेडिट में क्या करेंगे हम? सर, क्रेडिट में इनकम मान लें। अच्छा, कितना इनकम मानेंगे? सर, मुझे लगता है कि मेरा गुडविल 1 लाख का है, मैं 1 लाख का इनकम मान लेता हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हें लगेगा कि गुडविल 2 लाख का है, 2 लाख का मान लेना। कुछ दिन बाद लगेगा 5 लाख का है, 5 लाख का मान लेना। अच्छा सर, तो कैपिटल मान लें। एक्चुअल में क्या है ना, आप इसको समझेंगे
कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर हम बुक्स में लिखेंगे तो डेबिट में तो चलो असेट्स में तुमने गुडविल लिख दिया, बट क्रेडिट में यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट हो जाएगा फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ आइदर प्रॉफिट और कैपिटल। क्लियर है ना? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर हम बुक्स में लिखेंगे तो हम असेट साइड में तो गुडविल लिख देंगे, लेकिन लायबिलिटी साइड में वी कैन इजीली मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है और हमें लगता है ऐसा, तो इसीलिए इसका कोई स्टैंडर्ड भी मेजर नहीं होगा जिससे हम ये पता कर सकें कि भाई हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो यहाँ तो एक लूप होल्स बनेगा अकाउंट में जो मैनिपुलेशन को परमिट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होगा अकाउंटिंग प्रॉब्लम जब भी आती हैं तो अकाउंटिंग बॉडीज उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या बनाती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसीलिए आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26 जो इंटेंजिबल असेट्स की अकाउंटिंग बताता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? द इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट इफ यू पेड कंसीडरेशन और द कंसीडरेशन इज पेबल फॉर देम आइदर इन कैश और इन काइंड। ठीक है, कोई भी इंटेंजिबल असेट्स बुक्स में लिखी जाएगी, असेट की फॉर्म में लिखी जाएगी, लेकिन केवल अगर आपने उसके लिए कंसीडरेशन पे किया है या पेबल है आइदर इन कैश और इन काइंड्स। लेकिन यहाँ तो सर हमने कोई भी कंसीडरेशन पे नहीं किया, हाँ नहीं किया, तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इन दैट केस द सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते। क्लियर है? आपको मैंने बताया ना, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को लिखने की परमिशन मिलेगी तो अकाउंटिंग में बेहद आसानी से लोग अपने प्रॉफिट्स को और अपनी कैपिटल को मैनिपुलेट कर लेंगे। उनको मर्जी आएगी उतना गुडविल अपने असेट में दिखाएंगे और करस्पॉन्ड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए या तो प्रॉफिट इनकम में या फिर अपने कैपिटल में ट्रांसफर करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने लॉक कर दिया। क्या लॉक कर दिया? कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बहुत अच्छी बात है, आप अपना बिजनेस बेच दीजिए और इसको रियलाइज कर लीजिए और एंजॉय करिए। ठीक है, मतलब समझ में आया ना? आप अपना बिजनेस बेच दीजिए अगर आपको लगता है ना कि इसका पैसा मिल जाएगा, तो आप एंटिसिपेटेड इनकम भी मान सकते हैं इसको, तो आप इसको बुक में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इसको रियलाइज कर लीजिए और बुक में लिख दीजिए, लेकिन जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप बुक में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और वैसे भी अगर आप बिजनेस बेच ही दोगे, रियलाइज करा दोगे, तो जो भी सरप्लस होगा सीधे ओनर को मिल जाएगा या बिजनेस की बुक्स ही नहीं बचेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कोई भी बिजनेस अपनी बुक्स में नहीं लिख सकता। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस बेचोगे तभी वो रियलाइज हो पाएगा और बिजनेस बेचने के बाद बुक्स ही नहीं बचेगी, तो ड्यूरिंग द लाइफ तो कोई बिजनेस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिख पाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया उसका कारण क्या है। इंटेंजिबल असेट से सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, इट्स वैल्यू टेंड्स टू फ्लक्चुएट। मैंने बताया, अरे मर्जी है ना। ठीक है, अभी मान के चलो मेरे को बहुत अच्छा दिन गया तो मेरे को लगेगा यार गुडविल बढ़ गई, थोड़ा टाइम खराब गया, अरे गुडविल कम हो गई। वेरी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, और ये क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद अपनी मर्जी से भी इसको कंसीडर करते हैं, तो ये कंसीडरेबल भी नहीं है। ठीक है, इट इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये फैक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस गुडविल, मतलब गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। सर कैसे गुडविल का कैलकुलेशन होता है? देयर आर सेवरल मेथड्स और इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज सिंपल नेगोशिएशन। ठीक है, यहाँ पे कई सारे मेथड है और प्रैक्टिकल लाइफ में तो नेगोशिएशन होगा। कोई अपना बिजनेस आपको ऑफर करेगा, ठीक है, तो वो अपना एक रकम आपके सामने रखेगा, देन आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या क्रॉस ऑफर देंगे। ठीक है, और देर आफ्टर नेगोशिएशन आप फाइनली उसका पेमेंट करेंगे। तो जितना भी एक्सेस आप पे करते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। हो सकता है कि कोई और उस बिजनेस को खरीदे तो ज़्यादा देने को तैयार हो और आप कम, तो ये तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो प्रैक्टिकली गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यूएशन एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, समझ में आया? ये कई सारे एलिमेंट्स पर बेस्ड है, मैंने बताया था। फेवरेबल लोकेशन हो सकती है, कई सारे मार्केट प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर लोग दुकान खोल लेते हैं, तो बस दुकान खोलने का मतलब ही है कि आप अच्छा बिजनेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जो वेल नोन है, वेल पॉपुलर हैं, जब बड़ा मास ऑफ कस्टमर डेली बेसिस पर आता है।
ठीक है। तो उसमें से रैंडमली आपके पास कस्टमर आते रहेंगे और आप अच्छा बिजनेस कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लॉयल कस्टमर का एक बड़ा बेस हो, ठीक है। क्लियर है। एक फेवरेबल लोकेशन हो सकती है, आपके की पर्सनल्स हो सकते हैं, आपका अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, आपका अच्छा स्टाफ हो सकता है जिसके एफर्ट से आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया हो, आपका एक यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे कारण हैं, ठीक है। आपकी सर्विसेज, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज, बहुत सारे कारण हैं जो बिजनेस को ब्रांड बनाते हैं और कस्टमर का एक बैलेंस आपके लिए बनाते हैं, एक बेस आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, या वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या क्या कारण है जो बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे कारण हैं। इसमें है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, अलग अलग बिजनेस होते हैं ना, उनका गुडविल अलग अलग लेवल पर फ्लक्चुएट करता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉफिट्स के फ्लक्चुएशंस नहीं आते, उतार चढ़ाव नहीं होते, ठीक है ना। तो यानी कि द फर्म विच हैज़ स्टेबल डिमांड अर्निंग मोर प्रॉफिट और हैविंग हाई गुडविल, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस आप कर रहे हो जिसकी स्टेबल डिमांड है और बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। क्लियर है ना। एक ऐसे प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच रहे हो जिसका स्टेबल डिमांड है, हाईली नीडी प्रोडक्ट है, लाइक मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन्स आप बेच रहे हो जिसका स्टेबल डिमांड है, बहुत कम कंपटीशन है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो ऑब्वियसली उसका अच्छा गुडविल आपको मिलेगा और उसका गुडविल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग भी नहीं होगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ बिजनेस मैंने बता दिया। मैनेजमेंट की टेक्निकल नो हाउ, आफ्टर सेल सर्विसेज आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करते हैं, आपकी गुडविल को इससे वैल्यू मिलती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है कि अब हम अपने कोर्स में, इन द कोर्स करिकुलम, पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब मैं बताऊंगा अभी उसको प्रैक्टिकली। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, या कोई पार्टनर रिटायर होगा, या डेथ होगी किसी पार्टनर की। बाकी की ये पॉइंट हमारे करिकुलम की नहीं है, बट हम पढ़ते हैं जब हम अपने बिजनेस को बेचेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस है हमारे करिकुलम में, ठीक है। यहाँ डिसोल्यूशन है, यहाँ सोल्ड है, हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक ही है। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नया बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं तो अमलगमेशन कहलाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एनी कंपनी, ठीक है। इन सारे ही सिचुएशन में हमारा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब सर, ये गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, क्यों किया जाता है? चलिए मैं बताता हूँ। मैं एक कॉमन बताता हूँ एग्जांपल, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि हम सारी चीज़ों को कवर करें। मान लेते हैं ए और बी एक बिजनेस को रन करते हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद बिजनेस को एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा दिया है, जिसमें ए और बी अभी 50-50% प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। बट अभी उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो लोग चाहते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट शेयरिंग चेंज की जाए, ए 40% और बी 60% प्रॉफिट फ्यूचर में शेयर करें, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो एग्रीमेंट है ये फ्यूचर के प्रॉफिट की शेयरिंग के लिए बनाया गया है, और अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट किस पर बेस्ड हैं? हमारे पास्ट एफर्ट्स पर। हमारे पास्ट एफर्ट्स पर, मैनेजमेंट के किए हुए कामों पर, हमने जो ब्रांड बनाया उस पर, हमने जो प्रोडक्ट में क्वालिटी क्रिएट की है उस पर। क्या फ्रॉम द फर्स्ट डे ये सब था? नहीं। इन दोनों लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स डाले होंगे और तब जाकर अब तक इन्होंने वो ब्रांड क्रिएट किया होगा, वो रेपुटेशन क्रिएट किया होगा, ठीक है। उस रेपुटेशन के फ्यूचर में फायदे भी होंगे। फायदे मतलब एक्सेस फायदे होंगे जो नॉर्मली एक बिजनेस के नहीं होते, ठीक है ना। एक नॉर्मल बिजनेस के एवरेज अगर देखे जाए इंडस्ट्री में नहीं होते, लेकिन इनके बिजनेस के हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मिस्टर ए बी से कहेंगे कि भाई तुम्हें जो फ्यूचर में एक्सेस प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें मेरे पास्ट के एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं,
मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा ना, ओवर एंड एबव जो नॉर्मल प्रॉफिट आपको बिजनेस कमा के देगा, उस ओवर एंड एबव बिजनेस में मेरे भी तो एफर्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऑब्वियसली आपको पता है कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा, अपने बेनिफिट्स फ्री में तो किसी को नहीं देगा, और इनफॉर्मल बिजनेस कोई भी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या मिस्टर ए फ्री में बी को अपने पास्ट एफर्ट्स, पास्ट के मेहनत, खून पसीना की मेहनत के होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट का हिस्सा फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में ए अगर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा बी को, तो वो कहीं ना कहीं बी से कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन मांगेगा। ठीक है, किस चीज़ का? जो पास्ट एफर्ट्स उसने लगाए थे बिजनेस को यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, और वो कितना होगा ये इन दोनों के बीच में एग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट रिवाइज तभी हो सकता है जब दोनों एग्रीड हो। तो यहाँ केवल बी की मर्जी से एग्रीमेंट रिवाइज नहीं होगा, या केवल ए की मर्जी से एग्रीमेंट रिवाइज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, जनरली ये दोनों मिलकर बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, एक गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट नेगोशिएट करके एग्रीड करेंगे, और उतना अमाउंट का सेटलमेंट कर कर ये रेशियो चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करते हैं तब ये कारण है कि गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एडमिशन में सिंपल है कि कोई नया बंदा अगर आएगा, मान लेते हैं ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, सी आता है, सी कहता है भाई तुम्हारे बिजनेस की नेट असेट कितनी है? 10 लाख। तो एक काम करो, तुम मेरे से 5 लाख और ले लो, टोटल 15 लाख हो जाएगा, 1/3 का मालिक मुझे बना दो। ठीक है, तो भाई एक बात सोचो, ए और बी क्या 5 लाख रुपए में उसको 1/3 का मालिक बना देंगे? नहीं। क्या वो इक्विवेलेंट नेट असेट की वैल्यू में उसे 1/3 का मालिक बना देंगे? नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो पुराना बिजनेस है जिसकी एक रेपुटेशन है, जिसलिए ए उस बिजनेस से जुड़ना चाहता है। अगर ऐसा है तो ए और बी मेरे को लगता नहीं कि 5 लाख रुपए में सी को 1/3 बिजनेस का पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, शेयर्स देंगे। तो ऐसे में हो सकता है ए और बी सी से कुछ एक्सेसिव मनी कहीं ना कहीं चार्ज करें, जिसको हम कह सकते हैं वो किस चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं? गुडविल के लिए, अपने फ्यूचर के होने वाले प्रॉफिट के सेक्रीफाइस के लिए, जो उन्होंने पास्ट के एफर्ट्स से क्रिएट किए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सारे जब डेथ होगा तो कोई पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेगा, तो उसकी फैमिली या उसके एग्जीक्यूटर उस गुडविल का क्लेम चार्ज करेंगे। कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपना एफर्ट्स के बदले के प्रॉफिट छोड़ के जाने वाला है, तो वो उसके बदले अपना क्लेम चार्ज कर लेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दी जाएंगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर द एक्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल मुद्दे पे। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या हैं? ठीक है, बेसिकली गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। अब हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो 5 हो जाएंगे। बेसिकली 3 हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में अपने 2 मेथड्स हैं, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सिंपल एवरेज क्या होता है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसको वो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। 5 years दे हैड एफर्ट्स ऑफ 5 years इन द बिजनेस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जाकर एक मिस्टर बी हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, एक मिस्टर बी हैं जो सेम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, और मिस्टर ए इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? मिस्टर इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू किए हुए हैं, और मिस्टर बी एक बिजनेस को, इसी बिजनेस को, सिमिलर बिजनेस को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, अगर मिस्टर बी इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या इनिशियली फ्रॉम द फर्स्ट डे हर बिजनेस का नेचर है कि वो प्रॉफिट कमाना चालू कर देगा? क्या मिस्टर बी फ्रॉम द फर्स्ट डे
क्या इस बिजनेस की इक्विवेलेंट प्रॉफिट कमाना चालू कर देंगे, या मैं कहता हूँ कि कोई क्या हर बिजनेस का नेचर में कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, तो क्या हर बिजनेस का ये नेचर है कि वो फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रॉफिट कमा सकता है? द आंसर इज नो। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्रॉम द बिगनिंग हम केवल और केवल अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाते हैं, हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। और आफ्टर अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट टाइम के बाद जाकर हम उस बिजनेस से प्रॉफिट कमा पाते हैं। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ बिजनेस। हम इस प्रकार के एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेकर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर मिस्टर एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिस बिजनेस को अगर कोई इनिशियली स्टार्ट करेगा तो हो सकता है शुरू में इतना ज़्यादा रिस्क हो कि वो अपनी कॉस्ट भी ना निकाल पाए, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, और उसको स्टेबल होने में, कॉस्ट रिकवर करने में और प्रॉफिट पोजीशन में आने में लगभग 1 2 3 साल लग जाए, जिसमें वो अपने बिजनेस को मिस्टर ए की पोजीशन तक ला पाए, अपने बिजनेस को मिस्टर ए की पोजीशन तक ला पाएगा, ठीक है। से क्लियर है इतना? हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो मिस्टर ए करे हुए हैं, स्टार्टेड है, जिसको वो 5 साल से करते हैं, करते चले आ रहे हैं, और जो बिजनेस आज एक रनिंग पोजीशन में और प्रॉफिट अर्न करता है। अगर इस बिजनेस को मिस्टर बी स्टार्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि इनको अपने बिजनेस को स्टेबल करने में 2 साल लगेंगे, तब जाकर ये मिस्टर ए के बिजनेस जैसी पोजीशन पर पहुंचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये भी सर्टेनिटी अगर पॉजिटिव रहती हैं तो, ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई तभी ऐसा होगा, ठीक है, यानी कि विद हाई रिस्क ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मिस्टर ए का जो बिजनेस है, इस बिजनेस से मिस्टर ए एवरेजन 1 लाख रुपए हर साल कमा लेते हैं। मिस्टर ए इस बिजनेस से एवरेजन 1 लाख रुपए हर साल कमा लेते हैं, ठीक है। यानी कि मिस्टर ए फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, अब जो मिस्टर बी का फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे भी 1 लाख कमाएंगे और यहाँ पे भी 1 लाख कमाएंगे, जबकि मेरे को लगता नहीं कि मिस्टर बी यहाँ पे कुछ भी कमाने वाले हैं। मे बी ये कॉस्ट भी कवर ना कर पाए और लॉस सफर करें, ठीक है। क्लियर है? ये एस्टिमेटेड होगा मिस्टर ए का भी और बी का भी, ठीक है, ओके। तो अब मिस्टर ए, अगर मान लेते हैं कि मिस्टर ए चाहते हैं कि अगर इनके बिजनेस को कोई अच्छा कंसिडरेशन देगा तो ये रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब मिस्टर ए के बिजनेस का नेट असेट्स यानी कि टोटल असेट माइनस लाइबिलिटीज मिस्टर ए के बिजनेस का है, लेट अस कंसीडर 15 लाख रुपए का नेट असेट है, ठीक है। मिस्टर ए के बिजनेस में नेट असेट कितने का इन्वॉल्व है? 15 लाख। मतलब मिस्टर ए आज अपने बिजनेस की सारी असेट्स बेचते हैं, है ना, एक्सक्लूडिंग द गुडविल, सारी असेट्स बेच दें, जो भी उनकी असेट्स है उन्हें बेच दें और अपनी लाइबिलिटीज चुका दें, तो आज भी मिस्टर ए 15 लाख रुपए का कैश लेके घर जा सकते हैं, ठीक है। तो नेट असेट मिस्टर ए के बिजनेस की है 15 लाख। अब मिस्टर बी ने सोचा कि अगर मैं मिस्टर ए का ये बिजनेस एक्वायर कर लूँ, ठीक है, अगर मैं मिस्टर ए का ये बिजनेस एक्वायर कर लूँ तो ये 2 साल का जो रिस्क है जिसमें मैं जीरो या नेगेटिव प्रॉफिट कमाऊंगा, ये बच जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए का ब्रांड स्टेबल है और बहुत अच्छा इनका कस्टमर बेस है और अच्छा खासा प्रॉफिट ये ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कि ऐसा सब कुछ पूरा बिजनेस मुझे दे देते हैं तो मैं इस बिजनेस से आगे रनिंग पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। यानी कि अगर आज से मैं बात करता हूं तो आज से आगे आने वाले 2 साल तक अपने बिजनेस से अगर मैं कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा तो मिस्टर ए के बिजनेस से श्योरली मैं 1 लाख रुपया पर ईयर कमा लूंगा। कंटिन्यूड रहेगा आगे, फिर और भी एफर्ट्स रहेंगे तो मे बी और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो मिस्टर बी विद दिस इंटेंशन ए के पास जाते हैं और ए को बोलते हैं कि साहब मैं आपका बिजनेस एक्वायर करना चाहता हूँ, मेरे को किसी ने बताया था कि आप भी इंटरेस्टेड हैं। तो मिस्टर ए ने कहा कि हाँ साहब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने बिजनेस को सेल करना चाहता हूँ, अगर कोई रीजनेबल मेरे को कंसिडरेशन दे तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई देखो मेरी ये असेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ है और नेट असेट मेरे बिजनेस की 15 लाख रुपए हैं और मेरा एवरेज प्रॉफिट एनुअल 1 लाख रुपए का तो आ ही जाता है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाए।
बी ने सारी चीज़ें देखी और बी ने मिस्टर ए को ऑफर किया कि मैं आपको 15 लाख रुपए देता हूँ और आप ये बिजनेस मेरे को दे दीजिए। तो बताओ क्या मिस्टर ए अपना बिजनेस 15 लाख रुपए में बी को देकर जाएंगे? लॉजिक से बताइएगा। क्योंकि मिस्टर ए को भी पता है कि मिस्टर बी अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, लेकिन उसको रन करने में उन्हें 2 साल कम से कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसमें वो कॉस्ट बियर करेंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट ना कमाकर लॉस कमाएं, ठीक है। एटलीस्ट उनको कम से कम 2 साल लगेंगे इस प्रॉफिट पोजीशन तक आने के लिए जो मिस्टर ए की आज है, ठीक है। तो मुझे लगता है मिस्टर ए तुरंत डिनाई कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, मेरे को ये डील नहीं पसंद है, क्योंकि इतने में तो मेरे बिजनेस को अगर मैं लूजली भी असेट्स बेचूंगा तो बिक जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग बताओ कि मिस्टर ए कम से कम कितना रुपया चार्ज करके अपना बिजनेस सेक्रीफाइस कर देंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सर 15 लाख रुपए की इनकी नेट असेट है, यस, और 2 लाख रुपए का ये प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे जो इनके बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से किसको मिलने वाला है? बी को मिलने वाला है, ठीक है। देखिए बाकी आगे तो फिर बी खुद भी कमा सकता है ना, इसीलिए एक कंसीडरेबल टर्म होता है इसका। आपके बिजनेस की रेपुटेशन आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जिस्ट करेगी, अगर आप उस बिजनेस को छोड़ देंगे तो एक लिमिट के बाद उस बिजनेस की रेपुटेशंस नहीं एग्जिस्ट करेगी। हो सकता है कोई दूसरा अपने एफर्ट से उसको बढ़ा ले, या कोई दूसरा अगर एफर्ट्स नहीं कर पाएगा तो वो बिजनेस की रेपुटेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए के जाने के बाद भी ये बिजनेस 2 साल तक फायदे देगा जो मिस्टर बी को मिलने वाले हैं। तो सर 2 लाख रुपए का फायदा मिस्टर बी को ये होगा, तो कम से कम एटलीस्ट 17 लाख मिस्टर ए चार्ज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? एटलीस्ट 17 लाख मिस्टर ए बी से चार्ज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एक बिजनेस को सेल किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली हम उस बिजनेस के लिए लगाते हैं जिस टाइप ऑफ बिजनेस को मार्केट में अगर कोई नया बंदा करेगा तो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट टाइम तक वो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। वो हो सकता है कॉस्ट भी रिकवर करने की पोजीशन में ना हो, ठीक है। ये ऐसे ही बिजनेस के लिए आपको इस मेथड को एप्लीकेबल करना होता है। सर हम अपने एग्जाम में कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टाइप का मेथड लगाना है कौन से क्वेश्चन में? तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपके क्वेश्चन में सीधे लिखा होगा मेथड और आपको सिंपली वो यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या खासियत है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक बिजनेस का फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। मतलब जो ए को और बी को दोनों को ही लगता है कि फ्यूचर में मिस्टर ए वाला बिजनेस कमाएगा, ठीक है। केवल ए को लगने से काम नहीं चलेगा, मिस्टर बी को अगर वो डील में बेनिफिट्स फ्यूचर के दिखेंगे तभी वो डील में जाएगा। तो बोथ दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है प्राइस को लेकर, ठीक है। तो ए और बी अगर दोनों को लगता है कि फ्यूचर में ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेंगे तो वो उस प्रॉफिट की वैल्यू का फॉर पर्टिकुलर टर्म एक पर्टिकुलर समय तक मतलब यहाँ पे 2 साल था, 2 साल था मतलब 2 साल तक यहाँ पर जो मिस्टर बी को ए के बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट मिल रहे थे, ठीक है। इस टर्म को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो उतने टर्म तक का हम प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे ओवर द असेट्स, ठीक है। तो ये तो सर हमारी असेट की वैल्यू है 15 लाख, हाँ। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम इससे चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, अब जब मिस्टर बी हमें पेमेंट देगा तो मिस्टर बी हमें पेमेंट देगा 17 लाख 17 लैक्स, जिसमें उसको असेट्स मिलेगी नेट असेट 15 लाख की, और उसको पेमेंट जो क्रेडिट होगा वो 17 लाख होगा। तो 2 लाख रुपए का वो किस चीज़ का पेमेंट करेगा, दैट इज द गुडविल, ठीक है। और हमारी बुक में देखिए, आपकी बुक में मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आपकी तो बिजनेस डिसॉल्व होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, आप अपना बिजनेस डिस्कार्ड कर देंगे। तो पर्सनली आप पेमेंट लेंगे और वो आपका कैपिटल इनकम का पार्ट बनेगा, किसका, मिस्टर ए की इंडिविजुअल इनकम का, ठीक है। वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर करेंगे भी तो सिंपली उसको फिर ट्रांसफ़र करके मिस्टर ए को दे दिया जाएगा। स्टिल इसके बाद बुक्स नहीं बनने वाली, तो बैलेंस शीट में ये गुडविल नहीं आने वाली, ठीक है। क्लियर है क्या?
ओके, तो इतना समझ में आया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया हमने एक बिजनेस के फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाले। फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब, देखो भाई, वो प्रॉफिट जो मिस्टर ए और बी को लगता है फ्यूचर में हो जाएंगे। तो सर कैसे पता लगते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट? सिंपल है, आप मिस्टर ए की बुक्स के पास्ट प्रॉफिट्स को लेंगे, उन पास्ट प्रॉफिट में अगर कुछ एबनॉर्मल इनकम या एक्सपेंस एडजस्टेड है उन्हें एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम ऐड है तो उसे लेस कर लेंगे, अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस एडजस्टेड है, कम हो रखा है, तो उसको ऐड कर लेंगे। अगर कोई एरर है उस एरर के इफेक्ट को रेक्टिफाई कर लेंगे। एंड और अगर मिस्टर बी को लगता है कि फ्यूचर में कोई इनकम बढ़ेगी या एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसका भी प्रॉफिट पर क्या असर आएगा उसको भी काउंट करेंगे। इन सबको करने के बाद मिस्टर ए और बी मिलकर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये बिजनेस अर्न करेगा, इफ बी एक्वायर्स द सेम, तो हम वो प्रॉफिट को कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। उसके साथ में दूसरा टर्म था नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि टर्म, जितने टर्म तक मिस्टर बी मिस्टर ए के बिजनेस के बेनिफिट लेने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल एवरेज मेथड में कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, बिजनेस के जो बिजनेस बेच रहा है उसके बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय एन करो। अगर लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करोगे तो डिवाइड बाय 3 करके एवरेज, मतलब एक्सपेक्टेड एनुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना रहने वाला है सालाना। अगर 3 साल का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 साल का प्रॉफिट कितना रहेगा ये पता कर पाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का इनटू करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, द बेनिफिट्स टर्म, टर्म ऑफ बेनिफिट। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसका मैंने थ्योरी पूरा बता ही दिया है। प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट द पास्ट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, रेलिवेंट ईयर, जो भी रेलिवेंट ईयर है, 2 साल 3 साल 4 साल, वो आपको लगता है कि पिछले इतने सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है वो आपका रहेगा। ठीक है, इसमें से एबनॉर्मल चीज़ें, एरर्स वगैरह एडजस्ट कर देंगे, फ्यूचर की जो सर्टेनिटी से होने वाली इनकम एक्सपेंस है उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद में फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसका एवरेज कर लेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, जो भी ईयर्स की प्रॉफिट है उनका टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, जितने भी ईयर्स आपने प्रॉफिट उठाए हैं। ठीक है, फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल इजकल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो आपके स्टेप 3 में आया था इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब जितने ईयर्स तक के बेनिफिट यहाँ पर बी ए के परचेज कर रहा है। ठीक है, सर ये कैसे डिसाइड होगा, देखो ये म्यूचुअली डिसाइड होती हैं सारी चीज़ें। इसको डिसाइड करने का, इसको वैल्यू करने का बस यही हम कहेंगे कहीं ना कि एस्टिमेटेड बेसिस पर होगा। बस हम एस्टिमेटेड बेसिस पर चीज़ों को लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे, बाकी एस्टिमेशन म्यूचुअली डिसाइड होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। जो टर्म मैंने बोली थी दो, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, होप सो आपको क्लियर होगा। यानी कि मिस्टर ए के जो प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है कि मिस्टर बी उस बिजनेस को एक्वायर करके बिल्कुल उतने ही प्रॉफिट कमा पाए। हो सकता है मिस्टर ए के प्रॉफिट में कुछ इन्वेस्टमेंट की इनकम हो या कुछ एबनॉर्मल लॉस हो, जैसे आग लगने से लॉस हुआ हो, चोरी से लॉस हुआ हो। तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में मिस्टर बी के साथ सेम हैपनिंग्स नॉर्मली होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो मिस्टर ए के पास्ट प्रॉफिट को हम यूज़ कर रहे हैं एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट निकालने के लिए, उनमें सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट किस चीज़ की करेंगे, एबनॉर्मल आइटम्स की, एरर्स की, ओमिशन की, और कोई भी ऐसी हैपनिंग्स जो फ्यूचर में होने वाली हैं बट पास्ट में नहीं थी, मतलब कोई भी ऐसे खर्चे वो फ्यूचर में होने वाले हैं पास्ट में नहीं थे, तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज प्रॉफिट, क्योंकि बी को उतना फ्यूचर में कम मिलने वाला है। कोई भी ऐसी इनकम जो फ्यूचर में होने वाली है पर पास्ट में नहीं थी, देन इट शुड बी एडेड इन दीज प्रॉफिट बिकॉज बी उतना ही एक्स्ट्रा कमाने वाला है। तो इस तरीके से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमें क्या मिल जाएंगे,
एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर हम उन प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज एक्सपेक्टेड एनुअल फ्यूचर प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैंने बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जब हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके उस बिजनेस को डिस्कार्ड करने के भी बाद जितने टाइम तक उसकी रेपुटेशन का हमें बेनिफिट मिलता रहेगा वो एस्टिमेटेड टाइम हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि अगर मिस्टर एक्स हैं वो अपना बिजनेस बाई को बेच देते हैं और मिस्टर एक्स के जाने के बाद बिजनेस से बाई लगभग 4 साल तक उनके बिजनेस की रेपुटेशन के प्रॉफिट आराम से खाएगा विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 4 है, ठीक है, सिंपल है। जनरली नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज एस्टिमेटेड बेसिस पर निकलता है, आप लोगों के यानी कि दोनों लोग के म्यूचुअल एग्रीमेंट से निकलता है, ठीक है, दोनों पार्टीज के म्यूचुअल एग्रीमेंट से निकलता है, क्लियर है। जनरली हमारे क्वेश्चन में इसका टर्म 2 से 5 साल तक का होता है, ठीक है। चलिए इसके एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आसान है बेहद ये टॉपिक, ठीक है, बस इसमें जो एडजस्टमेंट करने को रहेगा प्रॉफिट में उस पर थोड़ा आपको कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। चलिए ए एंड बी आर द पार्टनर्स, दे आर डूइंग बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। द फर्म एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 55,000 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर का एवरेज इन्होंने निकाल के दिया है, ठीक है, क्लियर है। सर ये तो एवरेज है, आप तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज कह रहे थे, अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होगा तो कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो दैट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड एवरेज, ठीक है, ओके, ठीक है। देन आगे क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल इसका टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, ये एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। 55,000 इंटू 2 दैट इज 110, यानी कि इस बिजनेस की गुडविल की वैल्यू क्या होगी, 110। कौन सी वैल्यू, जो ये बिजनेस को बेचने पर कलेक्ट करेगा या कोई इस बिजनेस को एक्वायर करेगा तो पे कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्या सर इसको ये बिजनेस बिना बेचे हुए अपनी बुक्स में लिख सकता है, नहीं नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं लिखी जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। आपको ये लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज का गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है, 190, 220, 250 अपॉन 3, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर तो मेरे को दिख नहीं रहा, आप लोग कैलकुलेट करो जल्दी उसको, मैं भी करता हूँ, चलो ऐसे ही करते हैं, कुछ है नहीं इसमें। इट इज 220, एवरेज प्रॉफिट 220, 220 का इंटू 3 ईयर परचेज है इसलिए ये हो गया 660, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज 6,60,000, ठीक है, क्लियर है। आप अच्छे से फॉर्मूला लिखना और अच्छे से प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखना और लिख देना, वैसे ये इस टाइप के इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा, इतना क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है एवरेज में ही वेटेड एवरेज, देख वेटेज एवरेज, एवरेज में ही नेक्स्ट है वेटेड एवरेज। देखिए आप लोगों ने 11th क्लास के स्टैटिक्स में वेटेड एवरेज वैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वैसे बताया था कि अगर हम एक फ्रूट चाट खाते हैं तो कई बार कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर फ्रूट ज़्यादा पसंद होता है तो हम चाट वाले से कहते हैं कि नहीं भाई ये वाला फ्रूट ज़्यादा डाल दो। किन्हीं लोगों को कोई 2 पर्टिकुलर फ्रूट ज़्यादा पसंद होते हैं तो वो अपनी चाट में वो 2 फ्रूट्स ज़्यादा डलवा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर किसी प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज कब लगता है, अगर किसी बिजनेस के प्रॉफिट का एक ट्रेंड हो, बिजनेस के प्रॉफिट का एक ट्रेंड हो, ठीक है, क्लियर है। बिजनेस के प्रॉफिट का एक ट्रेंड हो, या तो अपवर्ड ट्रेंड हो या डाउनवर्ड ट्रेंड हो, बिजनेस का प्रॉफिट अपवर्ड जा रहा हो या डाउनवर्ड गिर रहा हो, ऐसे ट्रेंड के केस में, ठीक है, ट्रेंड के केस में आप ये मानिए ये डिफरेंट ईयर हैं जिनमें प्रॉफिट का ये स्लोप है। ट्रेंड के केस में हमारे लिए ये जो ईयर है ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन इसके पहले वाला ईयर ये
अहमियत तो रखता है, बट ट्रेंड बताता है कि ये होने की सर्कमस्टांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा है और इसकी कम और इसकी और कम और इसकी और भी कम और इसकी बहुत ज़्यादा कम। सिमिलरली इधर ये सब्सिक्वेंट ईयर है, यानी कि ये ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड बताता है कि ये जो है, अगर हम यहाँ के प्रॉफिट देखेंगे तो ये है, इसके होने के सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कंपेरेटिवली इसके कम है, इसके कम है, इसके कम है। तो प्रैक्टिकली जब किसी बिजनेस के प्रॉफिट का एक ट्रेंड हो, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना चाहिए। वेटेड एवरेज मेथड से हम कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा कंक्लूजन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बस फर्क क्या है, सिंपल एवरेज मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे, वेटेड एवरेज में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे। अब सर वेट कैसे देंगे, सिंपल है, आप प्रॉफिट्स को देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आपके काम की बात करूंगा। प्रॉफिट को डिफरेंट ईयर वाइज लगा लेंगे, ठीक है। ये आपका ईयर है, आपका सबसे पहले सबसे ओल्ड ईयर आएगा, से 17, 18, 19, 20, ये आपने ईयर लिख लिए। अब ध्यान से समझो, आप क्या देखना चाहते हो, 21, 22, 23, इन ईयर्स में क्या प्रॉफिट होने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए अगर ट्रेंड है मतलब चाहे अपवर्ड था चाहे डाउनवर्ड, कोई ट्रेंड अगर है, तो कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, सर ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है। लॉजिकल है, हम सबसे ज़्यादा, अगर मेरे को 2021 में देखना है कि प्रॉफिट बिजनेस के कितने होंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 2020 के प्रॉफिट की होगी, और उससे कम 19 के प्रॉफिट की, उससे कम 18 के प्रॉफिट की, उससे कम 17 के प्रॉफिट की, ठीक है। अगर मेरे बिजनेस का एक पर्टिकुलर प्रॉफिट ट्रेंड है तो, ठीक है, हाँ जी, अदरवाइज तो सिंपल एवरेज करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड नहीं है, कुछ फ्लक्चुएटिंग है प्रॉफिट, तो बेस्ट से सिंपल एवरेज करो, ठीक है। तो हम सर इसको सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे, तो मैथ्स में अहमियत देने का क्या तरीका है, देखो, अगर मैं फ्रूट चार्ट बनवाते समय कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट का केवल एक पीस यूज़ करूं, और किसी फ्रूट मतलब एक फ्रूट यूज़ करूं, कोई पर्टिकुलर 2 फ्रूट यूज़ करूं, कोई पर्टिकुलर 3 फ्रूट यूज़ करूं, कोई पर्टिकुलर 4 फ्रूट यूज़ करूं, और उनके इक्वल साइज़ के पीसेस बनाकर अच्छे से मिक्स करके और एक बाउल में सर्व करूं, तो ऑब्वियसली उस बाउल के अंदर जो फ्रूट मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए होंगे, उसके पीसेस, उसकी क्वांटिटी, उसका कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा होगा, उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से वेटेड एवरेज में भी हमें क्या करना है, हमें ईयर को वेट देना है। वैसे आप स्टैटिक्स में FI XI वाला कर चुके हो, वही है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस ईयर को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है उसको सबसे ज़्यादा वेट, और कम वाले को कम वेट। क्वेश्चन वेट देगा, अगर क्वेश्चन वेट नहीं देगा तो हम सिंपल वेट 1, 2, 3, 4 ले लेंगे, ठीक है, सिंपल, ओके। फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ईयर का, ये ईयर से प्रोडक्ट नहीं करना है, इसके प्रॉफिट से प्रोडक्ट करना है, प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट का वेट से प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर मैंने इस पहले वाले प्रॉफिट का 1 से प्रोडक्ट किया, तो ये 1 टाइम ऑफ प्रॉफिट है, मतलब ये 1 साल के प्रॉफिट के बराबर है। मैंने सर दूसरे वाले प्रॉफिट का 2 से इंटू किया, तो ये जो है वो 2 ईयर के प्रॉफिट के बराबर, 1 ईयर के प्रॉफिट का इंटू 2 करोगे तो वो 2 ईयर के प्रॉफिट के बराबर होगा। मैंने सर ये प्रॉफिट का 3 से इंटू किया, तो ये प्रोडक्ट 3 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट के बराबर है। इस तरीके के प्रॉफिट 3 ईयर्स तक रेगुलर रहे तो इतने रहेंगे, ठीक है। और ये 4 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट के बराबर है। तो बताओ ये सारे के सारे प्रॉफिट का सम, ये 1, 2, 3, 4 कितने ईयर के प्रॉफिट के सम के बराबर है, सर ये 10 ईयर के प्रॉफिट के सम के। बिल्कुल बिल्कुल, हमने, अगर मैंने कोई फल 1 यूज़ किया, कोई 2 यूज़ किया, कोई 3 यूज़ किया, फिर चार्ट बनाया, तो वो चार्ट, टोटल चार्ट का टोटल सम, टोटल मास कितने फलों के बराबर है, जितने फल टोटल यूज़ किए होंगे। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से सम है ना, ये 10 ईयर के टोटल प्रॉफिट के बराबर है, 10 डिफरेंट ईयर के डिफरेंट प्रॉफिट के टोटल के बराबर है। तो बताओ एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, स्टैटिक्स आप पढ़े हुए हो, सम अपॉन एन, तो सिंपल रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, सिंपल। तो इस तरीके से आप वेटेड एवरेज मेथड को यूज करके गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एवरेज नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, यहाँ पर हमें डिफरेंट ईयर्स ही दिए जाएंगे,
ठीक है। और डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट दिए जाएंगे। प्रॉफिट का आप अगर एडजस्टमेंट है उसमें तो एडजस्टमेंट करेंगे, आफ्टर द एडजस्टमेंट आप उसके वेट के साथ आफ्टर द एडजस्टमेंट, बिफोर द एडजस्टमेंट वेट का इंटू नहीं करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट का ही हम वेट से इंटू करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से इंटू करने के बाद में प्रोडक्ट आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ वेट यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करा देंगे, तो आपको एनुअल एवरेज वेटेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। मतलब वो ये है फ्यूचर में कितना हर साल प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में कितना हर साल एनुअल। इसीलिए टोटल 10 साल का है तो डिवाइड बाय 10 किया, टोटल 15 साल का रहेगा तो डिवाइड बाय 15 करेंगे, जिससे कि 1 साल का पता लगे। ठीक है क्या? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, बेहद आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर है द पार्टनरशिप फर्म अर्न द प्रॉफिट फॉर ड्यूरिंग द ईयर। दर का 17, 18, 19, 20 के प्रॉफिट दिए, 30,000, 20,000, 35,000 और 55,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट दे रखे 1 2 3 4। ठीक है, ओके। इन्होंने ईयर दिया है, टेबल कैसा बनेगा, पहला ईयर का, दूसरा प्रॉफिट का, ये दोनों यूज होंगे, तीसरा बनेगा वेट का। अच्छा, एडजस्टमेंट का बनता तीसरा, इफ देयर वाज द एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होती तो हम एडजस्टमेंट का टेबल बनाते, पहले एडजस्टमेंट का टेबल बना के फिर एक आता कॉलम बनाते, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉलम बनाते, देन वेट एंड देन प्रोडक्ट। क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है अभी, तो हम एडजस्टमेंट का कॉलम नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके। वेट ये है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर लेते हैं, 3 बन जा 30 बन जा 30, 22 जा 40। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं वेट का ईयर्स के साथ। 35 3 जा 105 और 55 4 जा 220। क्लियर है क्या? वो हम इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, 3 लाख 4 लाख एंड सॉरी जस्ट लैक्स नहीं, वो 1000s में। हाँ ठीक है अभी, ओके। ठीक है 30 40 70 70 20 90। ठीक है, और 595। ओके, और ये बन गया आपका 3। क्या क्लियर है? यस सर, ओके। ये हो गया 395,000। ठीक है, 395,000 कितने ईयर के प्रॉफिट के बराबर है भैया? ये 1 2 3 4, ये आपका 10 ईयर्स के टोटल डिफरेंट प्रॉफिट्स के टोटल के बराबर है। तो बताओ फ्यूचर में एवरेजन कितना हम कमाएंगे? ये कौन सा एवरेज है? वेटेड एवरेज। ठीक है, तो फ्यूचर में एवरेज हम कमाएंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो फ्यूचर में एवरेज प्रॉफिट ये कमाने वाले हैं 39,500। ठीक है, अब बताना है गुडविल। तो गुडविल क्या था? सिंपल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट शुड बी 39500 इनटू 2 होल 1/2, 2.5 साल, 2 होल 1/2 को लिखेंगे 5/2, और सिंपली आप इसको क्रॉस करके अपना गुडविल निकाल लेंगे। दैट इज द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, ये इस बिजनेस का गुडविल है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ये इस बिजनेस का गुडविल है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मुद्दा है वो थोड़ा सा अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल है, वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, जो मतलब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनमें एडजस्टमेंट होगी। मतलब जो प्रॉफिट हमें दिए रहेंगे ना, वो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट दिए रहे होंगे उन प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। मतलब हो सकता है कि सर पिछले साल कोई लॉटरी लग के पैसा मिला था किसको, मान लेते हैं मिस्टर ए के बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, और मिस्टर बी खरीदार है उस बिजनेस का। ठीक है ना, क्लियर है? मैं अपने एग्जांपल को ही लेके चलता हूँ कि मिस्टर ए अपना बिजनेस बेच रहा है और मिस्टर बी खरीदार है। तो मिस्टर ए के प्रॉफिट्स को अगर हम पिछले 5 साल के प्रॉफिट उठा के उसको एवरेज देखना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट में हो सकता है किसी ईयर में मिस्टर ए को लॉटरी लगा हो, उससे इनकम आई हो और उन्होंने उसको अपने P&L में दिखा दिया हो। ठीक है, या किसी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिले हो, ब्याज मिली हो और वो उन्होंने अपनी इनकम में दिखा दी हो। ठीक है, क्या मिस्टर बी भी सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या मिस्टर बी को भी सेम लॉटरी लगेगा हर साल इंपॉर्टेंट, हर साल, क्योंकि हम हर साल होने वाले प्रॉफिट देख रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन सर ये जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मिस्टर ए के हैं, इसमें तो एक ईयर की प्रॉफिट में ऐसा हो रखा है।
तो क्या मिस्टर बी इसका पैसा देने को तैयार हो जाएगा? वो कहेगा हाँ ये मेरे को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, कभी ऐसा मिस्टर बी एग्री नहीं करेगा। और मिस्टर ए भी समझदार है, उसको अगर बेचना है, वो इंटेंडेड है अपने बिजनेस को अच्छे डील पे बेचने के लिए, तो वो भी समझ जाएगा, उसको भी पता है कि हाँ ये ऑब्वियसली इसको नहीं होने वाले मिस्टर बी को। तो हम क्या करें सर? अरे सिंपल है, उस प्रॉफिट में अगर ऐसा कोई इनकम जुड़ा हुआ है तो आप क्या करो, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। ऐसा ईयर लिखेंगे, ठीक है, ये प्रॉफिट्स लिखेंगे। नेक्स्ट रहेगा एडजस्टमेंट, क्या रहेगा? एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कॉलम रहेगा एडजस्टमेंट, और उसके बाद में एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में क्या करना है? सिंपल, उस ईयर में अगर कोई इनकम जुड़ा है तो लेस कर देंगे। से मान लेते 5,000 का इनकम, कोई ऐसा इनकम जुड़ा है जो नॉर्मली नहीं होता, एब नॉर्मल इनकम है, लेस कर देंगे। सर किसी ईयर में इनके लॉस बाय फायर हुआ था, आग से माल जल गया था, ठीक है। तो क्या मिस्टर बी के हर साल आग से माल जलेगा? तो क्या मिस्टर बी का हर साल, क्योंकि हम इस प्रॉफिट के बेस पर क्या निकाल रहे हैं, हम इस प्रॉफिट के बेस पर ये निकाल रहे हैं कि मिस्टर बी फ्यूचर में हर साल कितना कमाएंगे जिसके लिए वो इनको पे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मिस्टर ए ये मान लेगा कि बी को भी इतना नुकसान हर साल होगा? प्रैक्टिकली नहीं मानेगा कि भाई ऐसा आग हर साल थोड़ा ना लगती है। ये समझ में आ रहा है ना? तो ऑब्वियसली बी को भी पता है कि हाँ आग हर साल नहीं लगती, यानी कि मेरे को ये लॉस नहीं होगा, मेरे को इसका मुनाफा मिलेगा। लेकिन इधर क्या है, जिस ईयर में वो लॉस हुआ है उस ईयर में तो हमने P&L में लॉस बाय फायर चार्ज किया है ना, तो प्रॉफिट गिर गया है, हमने प्रॉफिट माइनस करा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली बी के साथ नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। तो क्या करें सर? ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट बनता है। तो जिस ईयर में एक एबनॉर्मल लॉस बिजनेस में माइनस चार्ज जो रखा है, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि मिस्टर बी को ऐसा नहीं होने वाला। तो से मान लेते कि वो 10,000 का, जिस ईयर में, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लिख दिया है, जिस ईयर में वो लॉस हुआ है एबनॉर्मल, उस ईयर में उसको एड बैक कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हम कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे। ये तो मिस्टर ए और बी बैठ गए, वो एक कागज का टुकड़ा लेकर बैठे हैं और उस कागज के टुकड़े पर अपना हिसाब जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए वो अपना जोड़ घटाना कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो बुक्स में कोई एंट्री, कोई इरेजर नहीं चला रहे हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन, ठीक है। ओके सर, और भी एडजस्टमेंट हो सकती है? हाँ और भी हो सकती है, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट हमें कौन कौन सी पढ़नी है, जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट रहती हैं। देयर आर सम एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो चुका होगा मिस्टर ए की बुक्स में, और जिसको हम यहाँ पे रेक्टिफाई करने वाले हैं, उसके इफेक्ट को प्रॉफिट में एडजस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्डेड और ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब कैपिटल एक्सपेंस मतलब आपने कोई असेट खरीदा होगा, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है ना, क्लियर है, कोई मेजर रिपेयर हुआ होगा, कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जाना चाहिए ना असेट में, लेकिन आपने गलती से इसको रेवेन्यू खर्चा मान के P&L में डाल दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने खरीदा मशीन पर गलती से रिपेयर में एंट्री कर दिया, तो बुक में आना चाहिए था मशीन असेट्स में, आपकी बुक में मशीन असेट्स में नहीं, आपने बल्कि उसका खर्चा उठाकर P&L में प्रॉफिट से लेस कर दिया। अकॉर्डिंगली हम सीखेंगे अभी, इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। सिमिलर इसका रिवर्स हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज कर दिया, यस, आपने कोई माइनर रिपेयर कराया था जो जनरली आपके खर्चे का पार्ट था, लेकिन आपने उसको असेट की वैल्यू में जोड़ दिया। इट्स जस्ट द एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। कोई रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ है और आपने इसको गलती से कैपिटलाइज कर दिया, असेट में दिखा दिया, जबकि वो एक्चुअल में उस असेट की वैल्यू उतनी ही नहीं, वो तो उस ईयर के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है, उतने प्रॉफिट आपने कमाई नहीं, वो लॉस है उस ईयर का, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट सीखेंगे हम। अब इनका कॉन्सिक्वेंस रहेगा डेप्रिसिएशन पर। आपने बुक में कोई असेट दिखा दिया जो एक्चुअल में असेट नहीं है, और आप उस असेट पर लेट डेप लगाते हैं, आपके बिजनेस में उस असेट पर आपने डेप लगा रखा है, तो ऑब्वियसली जब असेट ही नहीं तो डेप का आएगा, और डेप लगाया होगा तो प्रॉफिट भी एडजस्ट कर दिया होगा। ये सारा हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। सिमिलर रिवर्स होगा डेप्रिसिएशन का। और भी कोई पास्ट एरर हो सकती है, और फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई ऐसी इनकम या कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो इन प्रॉफिट्स में एडजस्ट नहीं है, बट उन दोनों के एग्रीमेंट के साथ हो सकता है कि वो राजी हो कि हाँ बी के बिजनेस में ऐसा होने वाला है, तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अगर आपके भेजे में ये बात क्लियर है, व्हाट इज द गुडविल? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ आवर फ्यूचर प्रॉफिट्स दैट वी अर्न्स फ्रॉम out of our past efforts. Here the valuation of goodwill is taken place because Mr. V want to purchase
A's parts efforts फॉर B's फ्यूचर प्रॉफिट। तो फॉर B's फ्यूचर प्रॉफिट, तो हम B के फ्यूचर प्रॉफिट निकालना, इसलिए हमें सारी एडजस्टमेंट करनी है और एफर्ट्स एक एक हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अभी हम ये सारे के सारे टॉपिक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी आप लोग इतना करिएगा कि बिफोर विदाउट एडजस्टमेंट का जितना भी आपको ये मेथड के क्वेश्चंस मिले आप इसको कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको, चलिए इतना ही करते हैं अपन अभी। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी लगभग चैप्टर को पूरा कर लेंगे हम। ओके।